आज हम एक खास शख्सियत की बात कर रहे हैं जो धार्मिक क्षेत्र में सुंदरकांड मंडल का संचालक, एक बहुत बढ़िया संगीतकारक, मंच संचालक, सना एक अच्छा अभिभाषक, समाज सेवक, खेल प्रेमी, कुशल मंच संचालक और सारंगी नगर की आन बान और शान अविनाश उपाध्याय, जिन्हें हम अपने वॉइस ऑफ झाबुआ में उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आज उनके साथ, इस खास शख्सियत के साथ बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हम एक खास शख्सियत की बात कर रहे हैं जो धार्मिक क्षेत्र में सुंदरकांड मंडल का संचालक, एक बहुत बढ़िया संगीतकारक, मंच संचालक, सना एक अच्छा अभिभाषक, समाज सेवक, खेल प्रेमी, कुशल मंच संचालक और सारंगी नगर की आन बान और शान अविनाश उपाध्याय, जिन्हें हम अपने वॉइस ऑफ झाबुआ में उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आज उनके साथ, इस खास शख्सियत के साथ बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपने अभी तक अविनाश जी का परिचय देखा है। मैं अविनाश जी का वॉइस ऑफ झाबुआ में स्वागत करता हूं। अविनाश जी, आज हम एक अलग ही तरीके से इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग की मानसिकता किस तरीके से चल रही है, वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तरुण जी, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ झाबुआ के इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सजेस्ट किया राहिल रजा मंसूरी, लोकप्रिय अधिवक्ता, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, और उन्होंने ही मुझे एक बार अवसर दिया था उर्स में संचालन करने का। और मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मंसूरी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मध्यम वर्ग की जो मानसिकता है, तरुण जी, आपको आश्चर्य होगा कि एक प्रतियोगी मानसिकता है। मध्यम वर्ग के साथ प्रतियोगिता में एक ऐसी विचित्र परिस्थिति में फंस जाता है कि एक नशा सा उसके ऊपर छा जाता है। उसके बाद वो ये नहीं देखता है कि मेरे घर के हालात क्या है या मेरी परिस्थिति क्या है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अगर चेक किया जाए, अगर देखा जाए, तो 10% लोगों के पास दुनिया का 90% धन संपत्ति है, और दुनिया की जो 90% जनता है, जो आबादी है, वो मात्र 10% की धनराशि में अपना गुजारा, अपना निर्वाह कर रही है। उसमें हम निर्धनों को मान लें तो उनके निर्धन होने की कई वजह हैं। शोषण भी हो सकता है, उनकी अशिक्षा भी हो सकती है, और जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि नशा और बेरोजगारी और कुछ शारीरिक समस्याएं। वहीं मध्यम वर्ग की एक अजीबोगरीब चिंता है कि कहीं अमीर लोग गरीब ना हो जाए, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहता है। वो हमेशा इस मानसिकता में रहता है। तो आप देखिए कि एक हार्पिक से भी काम चल सकता है, लेकिन 2-2 रंग के हार्पिक के डब्बे घर में हैं। 50-50 प्रकार की क्रीम घर में आपको देखने को मिलेगी। एक जमाना था कि हमारे देश में चाय नाम से कोई चीज नहीं थी। आज इतनी प्रकार की चाय आ गई है, और उसके बाद ग्रीन टी, उसके बाद लेमन टी, उसके बाद ब्रेकफास्ट टी, हर समय की। तो ये क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक सोचा समझा जाल है, और इस जाल को जब बुना जाता है तो मध्यम वर्ग की जो मानसिकता है
उसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की जाती है, उसकी पकड़ की जाती है। और आश्चर्यजनक रूप से यह है कि वही मानसिकता से मैं भी घिरा हुआ हूं, आप भी हैं, और हमारे साथ जो अन्य लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास में तो करते हैं, और यदि गाहे बगाए कोई करता भी है तो हमारा कोई साथी उसको खींच के वापस उसी स्टैंड, उसी कुर्सी, उसी जगह पे लाके बिठा देता है। तो बहुत ही जटिल मानसिकता है मध्यम वर्ग की, और मैं तो अभी इस मानसिकता को टूटते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। जैसा कि अविनाश जी ने हमको मध्यम वर्ग की प्रतियोगिता मानसिकताओं के बारे में बताया, कोई आगे निकल रहा है तो खींच के पीछे ले आते हैं, कोई पीछे है तो उसको बराबर, तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि तू हमसे पीछे है भाई, आपको हमारे बराबर आना पड़ेगा हमारे लेवल में रहने के लिए। इसलिए वो या तो कर्जा लेता है या अपनी बराबरी में ध्यान रखने के लिए वो किसी न किसी जाल में फंस ही जाता है, या फिर उससे भागने के लिए नशे की लत में चला जाता है। अविनाश जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह रहेगा कि मध्यम वर्ग वर्तमान में किन विषमताओं से मतलब घिर चुका है, किन परिस्थितियों में से जूझ रहा है, उसमें पूरी तरीके से फंस चुका है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूं। अभी बहुत अच्छी पेपर में अभी पढ़ा कि 5 बारातियों के साथ एक शादी हो गई, और सारंगी में एक बहुत बड़ी हस्ती जिनकी अभी मृत्यु हुई, शंभूलाल जी बसेर साहब, मुश्किल से 50 लोगों के साथ उनके नुक्ते का कार्यक्रम हो गया। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, जैसे ही परिस्थितियां बदलेगी, मध्यम वर्ग व्यक्ति का वो ही भूचाल एक तरीके से वापस आएगा, और यही लोग जो आज 50 लोगों को 100 लोगों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लोग वापस 2-2 हजार लोगों के कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि जब तक ये कर्जा लेकर के, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए एक उक्ति है, कर्ज कर्त्वा घृतम पीबेत, मतलब ऋण लेकर के भी अगर घी पिया जाए तो वो उन्हें मंजूर है। लेकिन यदि हमारा पैसा अगर बचता है, या हम इस प्रकार के बहुत ज्यादा खर्चे से अगर बचते हैं, इस प्रकार की यदि बात उनको समझाई जाए तो ये उनको समझ में नहीं आती है। और घर परिस्थितियों में 3 पीढ़ी चलती है मध्यम वर्ग में। एक ही परिवार में दादा दादी रहते हैं, फिर उनके पुत्र, और फिर उनके पुत्र। इस प्रकार से जनरेशन का बड़ी समस्या हो जाती है। दादा दादी चाहते हैं कि काम सक्षम में हो, सही तरीके से हो जाए। पिता भी दोनों से घिरा हुआ रहता है, कभी तो वो पिता की तरफ उसका तराजू झुकता है, कभी पुत्र की तरफ। इधर पुत्र नई हवाओं का घोड़े पे सवार होता है तो वो भी मजबूर करता है। तो ये एक ऐसी परिस्थितियां में मध्यम वर्ग जकड़ा हुआ है कि जहां से निकल पाना वर्तमान में संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो सोया हुआ उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके लेटा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है, उसको तरुण जी बताइए आप कैसे जगाएंगे। बहुत विषम परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। जो स्वयं में अपने आप में आंखें बंद कर चुका है, वो सामने देखना ही नहीं चाहता है कि मेरे सामने दृश्य क्या है, तो उसको तो जगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है, उसकी आंख खोलने की जरूरत है। अब वो आंख उसको स्वयं को खोलनी पड़ेगी। अब मैं इस वार्ता को आगे ले जाते हुए ये जानना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग जो कि राजनीतिक परिदृश्य में अपने आप को किस तरीके देखता है और किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, किस ओर वो राजनीति में जा रहा है, इस बारे में भी आप अपने विचार रखिए। मध्यम वर्ग का राजनीति से कभी कोई संबंध रहा ही नहीं है। राजनीति हमेशा से पहले भी राजा महाराजाओं के दौर में हुआ करती थी, और आज भी राजनीति राजनीतिक पुत्रों के लिए है। मध्यम वर्ग के लोगों को केवल झंडे तोड़ने के लिए, बाजार में धक्के खाने के लिए और फेसबुक पर बेमतलब के कमेंट्स करके और गली मोहल्लों में अपने दुश्मन खड़े करने के लिए उन्होंने ऐसे मूर्खों की फौज तैयार कर रखी है जो ये समझते हैं कि हम राजनीति के शिखर पुरुष है, जबकि इनका कभी राजनीति विषय से ये इनका सरोकार नहीं रहा। जो हमारे यहाँ राजनीति में है उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने कभी चाणक्य नीति पढ़ी है,
जो राजनीति में है उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने कभी विदुर नीति पढ़ी है। अरे इनको छोड़िए, उन्होंने कभी मेकियावेली को पढ़ा है, अरस्तु को पढ़ा है, प्लेटो को पढ़ा है। प्लेटो की क्या राजनीति थी, पूछिए इनसे। ये एक भ्रमर जाल है जिसके अंदर मध्यम वर्ग के युवाओं को बहुत अच्छी तरीके से जकड़ लिया गया है। और जब तक व्यक्ति कुछ करने लायक बचता है तब तक उसकी उम्र निकल चुकी होती है। और राजनीति में राजनीति के जो सिकंदर है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो जाल फैला करके और 18-19 साल के उन मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को खींच करके और उनको झंडे हाथ में दे देते हैं। और राष्ट्रवाद के नारे, ये नारे, वो नारे, और इधर उनके अंदर ऊर्जा रहती है, एक उम्र रहती है और वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। माता पिता उनको रोकते हैं तो वो समझते हैं कि मेरी उन्नति में मेरे माता पिता बाधक है, इसलिए घर में भी एक संघर्ष की परिस्थितियां बन जाती है और एक वातावरण में भी संघर्ष की परिस्थिति बन जाती है। लेकिन जब वो राजनीति की ठोकरें खाते खाते जब उसका भविष्य चौपट कर चुका रहता है और तब वो वापस आता है, तरुण जी, तब तक उसके हाथ से उसकी उम्र, उसका समय और उसकी ताकत सब कुछ जा चुकी रहती है। वो एक भूल भुलैया में खोसा जाता है। उसके बाद यदा कदा डाक बंगले से उसको बुलाया जाता है कि फलाने नेताजी आए, फलाने ये आए हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं पूरी तरीके से मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। हो सकता है इस रुमाल को मैं और निचोड़ के कुछ बूंदे प्राप्त कर लूं, पर ये मृग मरीचिका है। इसमें किसी भी युवा का राजनीतिक में कोई भविष्य नहीं है। ये केवल और केवल अपने माता पिता के पैसे को खर्च करना, अपनी जिंदगी को खत्म करने के बराबर है। मध्यम वर्ग के लिए राजनीतिक में कोई कैरियर नहीं है। बहुत यदा कदा अपवाद स्वरूप कोई व्यक्ति यदि राजनीति से कैरियर बना करके और इस समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है तो वो लोग वो होते हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी होती है। ये वो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिन्हें परमपिता परमेश्वर ने भेजा ही इसलिए है कि वो राजनीतिक में कुछ करे और वो कर गुजरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से ये बताऊं कि राजनीतिक में मध्यम वर्गीय परिवारों का कोई हस्तक्षेप है। उन्हें 5 साल में केवल एक बार वोट देने का और अपने अंगुली पे शाही दिखा के फोटो खिंचाने का अधिकार है, कर्तव्य है और ये एक रस्म है, ये एक परंपरा है। इसके अलावा राजनीतिक में हिंदुस्तान के तो मध्यम वर्ग की कोई भूमिका मैं आज नहीं देखता हूँ। जैसा कि अविनाश जी ने हमें बताया कि मध्यम वर्ग के लिए राजनीति एक भूल भुलैया है। इसमें कुछ लोग इस भूल भुलैया से पार पाएंगे और जो अधिकतर लोग हैं वो आजीवन तक, अपने अंत तक इस भूल भुलैया में घूमते रहेंगे और इस भूल भुलैया के आखिरी कोने तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस कुछ ही लोग हैं जो अपनी इस नीति से, जो गॉड गिफ्टेड है, जो अपने दिमाग से जो इस राजनीति का उपयोग करते हैं, पार पा जाते हैं और कुछ नए आयामों को छू जाते हैं। अब मैं अविनाश जी से इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग की मानसिकता जो है उसमें परिवर्तन के लिए आप इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? मध्यम वर्ग जो है वो इस देश का महत्वपूर्ण एक तना है। उसे मैं जड़ भी नहीं कह सकता क्योंकि जड़ है पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति और राजनीति के शिखर पुरुष जो आप गाहे बगाहे टीवी पे देखते हो। और पत्ती फूल भी नहीं कहूंगा क्योंकि मध्यम वर्ग की कभी कोई खबर नहीं छपी। अविनाश उपाध्याय आज तैयार होकर के कोर्ट गया, दिन भर कोर्ट में काम किया और कोर्ट से घर आया, ये बात कभी पेपर में नहीं छपेगी, इसको कोई नोटिस नहीं करेगा। एक छोटा चाय की दुकान वाला सुबह गया, चाय की होटल खोली, कुछ लोगों को सेवा करी, कुछ पैसे कमा के अपने परिवार के लाए, ये कभी खबर नहीं छपेगी। तो ये कभी भी एक्सपोज नहीं होंगे, कभी भी इन लोगों को कभी प्रचार नहीं होगा, कभी भी इन्हें श्रेय नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये कभी भी फूल पत्ते नहीं होंगे। फूल पत्ते हमेशा दिखने वाली चीजें हमेशा बड़े लोगों के साथ होगी जिनके पास एडवर्टाइजमेंट का पावर है, जिनके पास विज्ञापन की ताकत है। उनके बच्चे वो लोग ही कुछ करा या न करा, उन लोगों के लिए हमेशा ये जो समाज है वो उनको उठा उठा के घूमेगी। इसलिए वो मध्यम वर्ग एक तना है, गरीब भी उस पर निर्भर है और ये जो पूंजीपति और बड़े लोग हैं ये लोग भी इस पर निर्भर हैं। मध्यम वर्गीय को मैं एक बात कहना चाहता हूं
कि उसको एक मेंढक समझकर हमेशा से इस देश की सत्ताधीश और इस देश को चलाने वाले कुछ लोगों ने ठंडे पानी में डाल करके और उसको भट्टी पे गर्म किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि ये मरना भी नहीं चाहिए और ये विरोध भी नहीं करना चाहिए। मैं आज के इस परिदृश्य में बात करना चाहता हूं, शराब की दुकानें खुल रही है और चाय की होटल बंद है। मैं कहना चाह रहा हूं कि इतने समय से विद्युत का बिल जिन लोगों ने कोई धंधा बिजली से नहीं किया, उन लोगों के लिए भी बिजली का बिल वसूल करने के लिए लाया जा रहा है। उन लोगों को बिजली का बिल देना, ये वो मध्यम वर्गीय, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे, ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये वो मेंढक है जो गर्म हो रहे हैं। इनके अंदर विरोध करने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब ये लोग केवल और केवल अपने आप को इस परिस्थितियों के साथ ढालने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी ताकत इन परिस्थितियों के साथ जूझने में और अपने आप को ढालने में ही सारी शक्ति खत्म हो रही है। तो मुझे बताओ, वो शासन, प्रशासन या किसी भी चीज का कैसे विरोध करेंगे? पर फिर भी आशा और उम्मीद मैं इस मंच से करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने यदि हम लोगों को ये जीवन दिया है तो कहीं न कहीं यूनिटी, कहीं न कहीं एकता, कहीं न कहीं हमारा जो भाई है उस भाई के विचारों को महसूस करो। कोई बड़ी बात नहीं है यदि हम हमारे छोटे भाई को लीडर बना दें। हम किसी की तो सुनने, मध्यम वर्गीय किसी की तो सुने, किसी के तो साथ हो जाए, किसी न किसी बात को लेकर के तो हम एक हों, लेकिन हम होना ही नहीं चाहते। किसी भी मंच पे, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नेतृत्व से, किसी भी बात से हम कब एकीकरण होंगे? हमारी सबकी समस्या कॉमन है, हम सब लोग एक समान परिस्थितियों में रहते हैं और हम एक ही कर करके जूझ रहे हैं, जबकि वेदों में, शास्त्रों में लिखा है संघे शक्ति करनी है, संगठन में शक्ति है, हम सब लोगों के मिलने में शक्ति है। और हम सब मिल करके यदि कोई निर्णय लेते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो सरकार, प्रशासन, कलेक्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, सारे लोग उस बात को देखते हैं कि हाँ 50 लोगों ने एक जैसी बात करी है। लेकिन हमारी परिस्थिति यह है कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं, आप कुछ अलग बात कर रहे हैं, शराब पीने वाला अलग बात कर रहा है, शराब का विरोध करने वाला अलग बात कर रहा है, चाय नहीं पीने वाला एक अलग बात कर रहा है, चाय पीने वाला एक अलग बात कर रहा है। जिसका पेट भरा हुआ उसे भूखे की चिंता नहीं है, जो भूखा है वो ये सोच के चल रहा है कि सारा कसूर इन मध्यम वर्गीय लोगों का, जिसके कारण मैं भूखा हूं। तो सारे लोगों की जब तक वैचारिकता, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम एकजुट ना हो, जब तक हमारे बीच में तादाम्य स्थापित ना हो, जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारी परिस्थितियां यही रहेगी। और ऐसा ना हो कि हम लोग आज मध्यम वर्ग में हैं, आगे चल करके हम गरीबी रेखा के भी नीचे दिखाई दें। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अविनाश जी ने बताया कि हम मध्यम वर्ग की परिस्थितियां तो एक जैसी है, पर हमारी सोच कहीं ना कहीं अलग होती जा रही है। कुछ लोग शराब पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को चाय पसंद नहीं है, कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार की चाय पसंद है। वो बोलेंगे कि दूध की चाय अगर पियेंगे तो बोलेंगे कि हम दूध की चाय नहीं पीते, हम कॉफी पीते हैं, चाय से ये नुकसान है। कॉफी पियोगे तो बोलेंगे नहीं, कॉफी नहीं पीना है, हमको लेमन टी पीना है, हमको उससे ये फायदा होता है। लेमन टी पियोगे तो आपको विज्ञापन के मान से एक सजेस्ट दिया जाएगा कि नहीं, लेमन टी सही नहीं है, ग्रीन टी पियो। ग्रीन टी आप जब पीते पीते चाहोगे तो ग्रीन टी की जगह और कोई सी टी आ जाएगी। इसलिए मध्यम वर्ग की परिस्थितियों से ही मध्यम वर्ग जूझ रहा है। वो एक अपने आपसी विचार एक दूसरे के साथ नहीं साझा कर पा रहा है, एक विचार पर नहीं खड़ा हो पा रहा है। इस कारण मध्यम वर्ग आपस में ही घट रहा है। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं हम मध्यम वर्ग एक पेड़ का तना जरूर है, उसके बिना जड़ भी किसी काम की नहीं और पत्तियां भी, पर ये तना अभी एक साथ खड़ा नहीं है, ये अलग अलग फैलता जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मध्यम वर्ग आगे इस तरीके से एकजुट हो, अपनी सोच तो कम से कम एक सही स्तर पर ले जाए, एक साथ रखे। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम और इस वार्तालाप को खत्म करना चाहूंगा।